हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस इन दाऊद नगर। आप लोग अब हमारे डेली वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमेशा हमें लाइक और शेयर भी करते रहिए हमारे वीडियोस को। और जो बच्चे मतलब इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। एवरी स्टूडेंट्स को मैं अपनी सलाह देना चाहूँगी कि मैं वेरी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग अपने बोर्ड्स के लिए आसानी से तैयारियाँ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग का अभी जो कंटिन्यूएशन एग्जाम्स का चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे मेरे वीडियोस। आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, वो टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का ही द नेक्स्ट वन टॉपिक, जो कि फिर से मैं काफ़ी ब्रीफ ढंग से आपको समझाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्टली बताया था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑटोट्रॉपिक मोड मैंने बता दिया था, लगभग वो टॉपिक हमारा क्लियर था, कंप्लीट था। उससे जितने क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो सब मैंने आपको समझा दिए थे। अब जो नेक्स्ट टर्म हमारा है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड टॉपिक हमारा जो है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ब्रीफ एंड शॉर्ट में आते हैं, काफ़ी सिंपल वे में आते हैं इसके क्वेश्चंस। कुछ डेफिनेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमें जानकारी तो होनी चाहिए कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है, उसे पहले हम लोग समझते हैं, उसके टाइप्स को समझते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा और डिटेल पे हम लोग चलेंगे इस चैप्टर में, ओके। तो देखिए, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसे कंटिन्यू हम लोग करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और टर्म्स को देखेंगे। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है, वो न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्टली डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं, द न्यूट्रिशन दैट नीडेड द अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, द न्यूट्रिशन इन विच द वन ऑर्गेनिज्म नीडेड द अदर थिंग्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। इसको हम लोग दूसरे वे में भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं उन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे और ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द प्रोसेस in which the organisms do not prepare their own food by itself, ठीक है, they are dependent on अदर थिंग्स, ठीक है। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन हुआ इसका। अब इसके टाइप्स की ओर हम लोग अगर चलते हैं तो टाइप्स में कई सारे टाइप्स आते हैं जिसे हम लोग बहुत अच्छे से आज समझने वाले हैं। आप लोग को एकदम क्लियर मतलब टॉपिक आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो चलिए हम लोग टाइप्स की ओर चलते हैं। सबसे नंबर वन टाइप है सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, ओके। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में मैं यहाँ पे जो आपको टर्म समझा रही हूँ ये मैं ओनली प्लांट को लेके या ओनली एनिमल को लेके नहीं समझा रही हूँ, मैं टोटल प्लांट एंड एनिमल ग्रुप को लेकर समझा रही हूँ, मीन्स कि मैं ऑर्गेनिजम्स को लेकर समझा रही हूँ, ठीक है। तो हर टॉपिक में मैं आपको ऑर्गेनिज्म में एनिमल और प्लांट दोनों का एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँगी और सब चीज़ आप लोग को लर्न भी करना फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो सैप्रोफाइटिक क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं, ठीक है। एक तरह से सकिंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है। कैसा न्यूट्रिशन होता है, सकिंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं फूड, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड decaying materials, ओके, डेड एंड डीकेइंग मटेरियल्स, सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेना, ठीक है।
जब ऐसा काम कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, और जो ऑर्गेनिजम्स ऐसा काम करते हैं उन्हें हम लोग सैप्रोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो सैप्रोफाइट्स तो आपने समझ लिया। अब इसका एग्जाम्पल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, एग्जाम्पल्स जो है वो देखिए। एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में कौन से एग्जाम्पल आते हैं? प्लांट्स में एग्जाम्पल जो आते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसे हमें लर्न करना है ज़रूरी से ज़रूरी। जैसे कि हम लोग जानते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन होते हैं, जो डेड एंड मतलब सड़े गले चीज़ों पर भी उग जाते हैं। जैसा कि एक जनरल नेम है मशरूम। मशरूम नाम आप लोग जानते होंगे, जो कि लोग खाने के रूप में यूज़ करते हैं। एडिबल मशरूम, एक्चुअली में सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं, एडिबल मशरूम्स खाने लायक होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इसमें हम लोग कह सकते हैं मशरूम क्या होते हैं? मशरूम्स क्या ग्रीन प्लांट्स होते हैं? नहीं, मशरूम्स आर नॉट ग्रीन प्लांट्स, मशरूम्स सैप्रोफाइट्स होते हैं। ओके, ये सड़ी गली चीज़ों पर, आपको घरों में गंदगी पर, पुआल पर, मतलब देहात में तो वो जो ये धान का पुआल होता है ना, वहाँ पर भी ये उग जाते हैं। ठीक है, गोबर छत्ता भी इसे कहते हैं मशरूम को, गोबर छत्ता, गोबर पर भी उग जाता है। ठीक है, डंग, काऊ डंग पर भी ये उग जाता है मशरूम। तो ये मशरूम तो एक तरह से सड़ी गली चीज़ों पर उग रहा है, ये तो ग्रीन है नहीं, ये तो अपना फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा है, तो इसे क्या हम लोग ऑटोट्रॉफ कहेंगे? नहीं कहेंगे। और दूसरी बात कि ये मोटाइल नहीं होता है, तो इसे क्या हम लोग एनिमल कहेंगे? नहीं कहेंगे, ये प्लांट में आता है मशरूम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका आता है, दैट इज एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, दैट इज ब्रेड माउल्ड प्लांट। ठीक है, ब्रेड माउल्ड प्लांट। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है जो वेरी कॉमन है, दैट इज पेनिसिलियम। इसे भी हमें लर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। अब इन सब के इंपॉर्टेंस भी मैं बताऊंगी और ईच एंड एवरी टॉपिक से जो क्वेश्चन अराइज होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, पेनिसिलियम। और एक और कॉमन एग्जांपल है, आप लोग बोलेंगे मैम एक एक करके आप इतना सारा बता रही हैं, तो नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर लर्न कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और आते भी हैं फॉर योर CBSE एग्जाम या योर वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जाम या फिर बिहार बोर्ड एग्जाम, हर तरह के बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। ठीक है, और हर नाम आप लोग का नोन नाम है, ऐसा नहीं कि मैं अननोन नेम्स आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, बस आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि इनका क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन टॉपिक जो है दैट इज ईस्ट। ओके, ईस्ट। अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अब क्वेश्चंस देखिए कि क्या है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज ईस्ट। ईस्ट को मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ईस्ट। ईस्ट इज अ सैप्रोफाइटिक, ईस्ट इज अ फंगस। क्या है? सैप्रोफाइटिक होल्ड्स ऑल फंगस ग्रुप, फंगस कैटेगरी। ओके, फंगस का जो किंगडम होता है ना, फंजाई का जो किंगडम होता है, उसे लोग सैप्रोफाइट्स में डालते हैं, क्योंकि फंजाइज ऑल फंगस आर क्या होते हैं? सैप्रोफाइटिक होते हैं, और वो सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ईस्ट इज ऑल्सो अ फंगस, ईस्ट इज ऑल्सो अ प्लांट लाइक फंगस, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाला। और ईस्ट के बारे में जो स्पेशलिटी है उसे ज़रूर आप लोग लिखिएगा और ज़रूर से ज़रूर लर्न कीजिएगा। क्वेश्चन आता है नेम वन यूनिसेलुलर फंगस। ओके, यूनिसेलुलर फंगस, तो दैट आंसर शुड बी यूनिसेल्युलर। ठीक है, ईस्ट। ईस्ट में और क्या टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है? ईस्ट बहुत से इंडस्ट्रीज में हेल्प करता है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज में हेल्प करता है। ईस्ट फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, ईस्ट फर्मेंटेशन करता है जिससे कि वो बेकरी एंड ब्रूअरी इंडस्ट्री में हेल्पफुल है। ठीक है, किसमें हेल्पफुल है? बेकरी एंड ब्रूअरी इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल होता है बिकॉज ऑफ मेकिंग ऑफ एल्कोहल। ठीक है, बिकॉज ऑफ मेकिंग ऑफ एल्कोहल। तो ऐसा जब ये करता है तो इसके कारण जो बेकिंग का काम होता है बेकरी इंडस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो पाता है बेकरी इंडस्ट्री में। और ब्रूअरी इंडस्ट्री मतलब एल्कोहल इंडस्ट्री, इसमें शराब वगैरह बनते हैं, तरह तरह के ड्रिंक्स बनते हैं इसमें। तो ईस्ट इन सब में हेल्पफुल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। क्या करता है? ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन से रिलेटेड आप समझ लीजिए, या बेकरी इंडस्ट्री, ब्रूअरी इंडस्ट्री या यूनिसेलुलर, हर एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है ईस्ट से रिलेटेड। ठीक है, और ईस्ट है क्या? एक सैप्रोफाइटिक प्लांट है। ठीक है,
नेक्स्टली हम लोग क्या करेंगे, द नेक्स्ट वन जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज पेनिसिलियम। ओके, और इसमें आपको एक और चीज़ समझना है कि जो हमारे सेप्रोफाइटिक्स है ना, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, तो हेल्पफुल एंड हार्मफुल वाला टॉपिक हम लोग कैसे समझेंगे? हेल्पफुल आपको समझ में आ ही गया होगा, ईस्ट इज अ हेल्पफुल, क्या बोलेंगे हम लोग? हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म, बट सम ईस्ट आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, ईस्ट हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, हेल्पफुल भी होता है, बट आपके लिए अभी फिलहाल बस इतना ही जानना, ईस्ट हमारे लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्टली हम लोग जब पेनिसिलिन को करेंगे तो पेनिसिलियम को जब हम लोग करेंगे तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं। पेनिसिलियम जो होता है वो उसने हमारा सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था। ओके, हमारा सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था पेनिसिलियम से। एंटीबायोटिक का नाम क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन वाज मेड बाय पेनिसिलियम। किससे बना था? पेनिसिलियम से। फर्स्ट एंटीबायोटिक, क्या नाम है एंटीबायोटिक का? पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सबसे फर्स्टली बना था पेनिसिलियम से। किसने बनाया था? ये भी क्वेश्चन कई बार अराइज होता है, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। इसे बनाया था, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक को बनाया था 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था पेनिसिलिन को। अब उसका एक और क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज साइंटिफिक नेम इसका क्या है? तो पेनिसिलियम का साइंटिफिक नेम है पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, पेनिसिलियम का साइंटिफिक नेम। ये तो इसका हो गया होल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अराइज होता है फ्रॉम पेनिसिलियम। नेक्स्ट वन तो ब्रेड माउल्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट टर्म है? दैट इज ब्रेड माउल्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, और क्या ब्रेड माउल्ड हमारे लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है? सीधी सी बात, ब्रेड माउल्ड हमारे लिए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हार्मफुल इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए फायदा नहीं करता, वो हमारे खाने पीने की चीज़ों को वेस्ट कर देता है, खराब बना देता है। ओके, तो ब्रेड माउल्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है राइजोपस। जरूर से जरूर लर्न कीजिएगा। राइजोपस इज कॉमन नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेड माउल्ड, या ब्रेड माउल्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? तो राइजोपस। दोनों एक दूसरे का मतलब कॉमन है, आप लोगों को लर्न करना है ये टर्म। और मशरूम्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं क्या है। हाँ, इसमें जरूर एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज हार्मफुल। क्या है? ब्रेड माउल्ड इज हार्मफुल फॉर अस। ओके, अब देखिए हम लोग एनिमल्स की ओर आते हैं। एनिमल्स में क्या है कि एनिमल्स में ये सेप्रोफाइट्स हैं बट वेरी लो इन अमाउंट है। सेप्रोफाइट्स वो हैं एनिमल्स में जो कि ज़्यादातर केसेस में हमें बीमारियां देते हैं। आप लोग जानते होंगे फंगल डिजीजेस होते हैं कि नहीं होते हैं? ह्यूमंस में फंगल डिजीजेस होते हैं, फंगस से रिलेटेड कुछ डिजीज होते हैं जो कि ह्यूमंस में फैलते हैं। दैट इज स्किन प्रॉब्लम्स, डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स हमारे फंगल डिजीजेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक है दैट इज कॉल्ड राउंड वर्म। ओके, राउंड वर्म, रिंग वर्म, दैट इज कॉल्ड रिंग वर्म नाम का एक फंगस होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, हमें स्किन प्रॉब्लम्स देता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जानेंगे प्लांट में ये 4 नाम और एनिमल में दिस 1 नेम। ये पूरा टोटली आप लोग के लिए लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सबसे हमारा क्वेश्चन बनता है, भले ही छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, MCQs बनता है, बट दैट आर ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर यू। ओके, नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज सेप्रोफाइटिक के बाद हम लोग करेंगे पैरासिटिक। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करेंगे? देखिए अब हम लोग जब पैरासिटिक न्यूट्रिशन करेंगे, पैरासिटिक में भी समझेंगे हम लोग क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बाहर रह करके उसे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अपना न्यूट्रिशन सक करता है। ये भी एक सकिंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। क्या हम लोग कहेंगे? इसमें भी एब्जॉर्प्शन एक तरह से किया जाता है। होता क्या है? द न्यूट्रिशन in which the organism can absorb its nutrients from other organisms। ओके, अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? इसमें डिफरेंस ये हुआ, जैसे कि मैंने सेप्रोफाइटिक बताया आपको और फिर मैंने पैरासिटिक बताया। सेप्रोफाइटिक में मैंने बताया कि वो भी एब्जॉर्प्टिव टाइप था, वो भी सकिंग टाइप था, बट उसमें क्या कर रहा था वो कि सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ले रहा था। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे जीवित ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ये पैरासाइट जो है
दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। क्या क्या लाएगा? पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स जिन ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेगा उसे कहेंगे हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म मतलब कि ये कहेंगे हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, और जो ऑर्गेनिज्म ले रहा है न्यूट्रिएंट उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे पैरासाइट्स। तो द ऑर्गेनिजम्स, इसे हम लोग कहेंगे पैरासाइट्स। ओके, तो ये जो पैरासाइट्स है ये करते क्या है? ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जा करके या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपना बढ़ावा करते हैं, अपने बॉडी वृद्धि करते हैं। ठीक है, अपना बॉडी को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है इसमें कई तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स में भी आते हैं, प्लांट्स में भी आते हैं। हम लोग पहले एनिमल्स को करते हैं डिफाइन। ठीक है, एनिमल्स में दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक एक्सो पैरासाइट्स होते हैं, एक एंडो पैरासाइट्स होते हैं। ओके, तो एक्सो पैरासाइट्स क्या है? एक्सो पैरासाइट्स एंड एंडो पैरासाइट्स क्या है? अगर हम लोग एक्सो पैरासाइट्स की बात करें तो एक्सो मीन्स बाहरी, एंडो मीन्स अंदर। एक्सो मीन्स बाहरी, एंडो मीन्स अंदर। सिंपल सी बात है, एक्सो मीन्स बाहरी, एंडो मीन्स अंदर। तो एक्सो मीन्स बाहरी मतलब बाहरी पैरासाइट जो कि हमारे बॉडी पर आ करके और बाहर से बाहर हमारा न्यूट्रिशन सक करते हैं। तो क्या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आपके दिमाग में आया कि क्या नाम हो सकता है इसमें? These are all लीचेस हो सकता है, these are लाइसेस हो सकते हैं। ओके, लीच, लाइस, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ये हमारे बॉडी के ऊपर आ करके हमें हमारा न्यूट्रिशन सक करते हैं। जैसे कि हम लोग जोंक की बात करें, जोंक अगर आपके बॉडी पर चढ़ जाए तो आपका ब्लड सक कर लेगा या नहीं करेगा? सक, ठीक है, करेगा। और यही अगर हम लोग लाइस की बात करें जो कि जूं, हम लोग कहते हैं बालों में जूं हो जाना, तो बालों में जो जूं हो जाता है वो क्या करता है? जिसके बालों में जूं होता है उसका न्यूट्रिशन वो सक करता रहता है। ओके, तो एक्सो पैरासाइट्स क्या हो जाएगा? एक हम लोग एग्जांपल करते हैं लाइस एंड एक एग्जांपल करते हैं लीच। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स जो कि आते हैं एक्सो पैरासाइट्स में। अब बात आई एंडो पैरासाइट की, तो एंडो पैरासाइट मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर रह के हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, हमारे बॉडी के अंदर रह के हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो पैरासाइट्स कौन से हैं? आप लोग जानते होंगे ये सब कुछ एस्केलमेंथिस एंड प्लेटिहेलमेंथिस होते हैं, जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। हो सकता है कि आप लोगों को याद ना हो, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को समझाना, तो ये तो मैं आप लोग बताऊंगी। कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं और हमें हमारे न्यूट्राइंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। उनका प्रोसेस ही रहता है एब्जॉर्प्टिव टाइप। अब ये नहीं बोलेंगे कि वो ऑल हमारे लिए नुकसानदायक ही होते हैं, कुछ हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल आपको यही जानना है कि ज़्यादातर हार्मफुल ही होते हैं। ओके, तो एंडो पैरासाइट्स में क्या आ जाएंगे? हमारे राउंड वर्म्स आ जाएंगे, राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स। ओके, राउंड वर्म्स एंड फ्लैट वर्म्स। इसमें कुछ एक नाम है, जैसे कि एक नाम आता है वुचेरिया एक आता है, राउंड वर्म होता है। वो क्या करता है कि हमें फाइलेरिया नाम की बीमारी देता है। ओके, फाइलेरिया नाम की बीमारी देता है, एलिफेंटियासिस उसे हम लोग कहते हैं। तो ये सब कुछ टर्म्स है जो कि आपको समझने हैं। फिलहाल अभी 10th लेवल पर आपको इतना ही टर्म पढ़ना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो कि पैरासाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो द राउंड वर्म, फ्लैट वर्म्स, lice and leeches. Okay, lice and leeches are exoparasites, roundworm and tapeworms are endoparasites. Nextly हम लोग प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में क्या आते हैं? प्लांट्स में आते हैं दैट आर, एक ही नाम है जो वेरी कॉमन है, आप लोग जानते होंगे, अमरबेल, जो पीले पीले धागों की तरह होते हैं। ओके, पीले पीले धागों की तरह होते हैं। प्लांट्स के ऊपर अगर उन्हें फेंक दिया जाए तो वो क्या करेंगे कि प्लांट्स का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके बाकी के जो होस्ट प्लांट है उसको पूरा सुखा देगा। ओके, ऐसा एक प्लांट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कुशकुता। इसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। ओके, अमर बेल के नाम से भी जानते हैं कुशकुता को। ये कैसा होता है? येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, ये क्या करता है कि अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, जिस भी ऑर्गेनिज्म पर ये चल जाए उस प्लांट को ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेगा, उसका सारा न्यूट्राइंट ये एब्जॉर्ब कर लेता है। आई बात समझ में? ये येलो कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। तो दैट आर ऑल
पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता आपके 10th लेवल पर, आप लोग इसी को समझ लीजिएगा अच्छे से। पैरासाइट्स का डेफिनेशन, पैरासाइट्स में एक्सो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, एनिमल लाइक और प्लांट लाइक कशकुता, जिसको हम लोग अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। अब जो लास्ट वन टॉपिक हमारा है दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है कि एक ब्रॉड सेंस का न्यूट्रिशन एक तरह से होता है, ठीक है, एक बड़े रूप का। क्या इसे हम लोग कहते हैं कि द न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म इन सेवरल स्टेजेस। क्या कहेंगे हम लोग, एक शॉर्ट डेफिनेशन इसका यही है, द न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल are converted into simplest form by several stages as ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, this is the proper definition for this term that is holozoic nutrition. तो holozoic nutrition क्या है, एक तरह से हमने अभी तक जो पढ़ा वो सारा ही न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा, एकदम सिंपल वे में पढ़ा, एब्जॉर्प्टिव टाइप पढ़ा। बना हुआ न्यूट्राइंट को बस एब्जॉर्ब कर रहा था एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, क्या कर रहा था, सेप्रोफाइटिक में बस एब्जॉर्ब कर रहा था, पैरासाइटिक में बस एब्जॉर्ब कर रहा था। बट अभी जो बात आई ये क्या आई कि इसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा और उसका डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीशन होगा उस प्रोसेस का। ओके, सिंपलर मटेरियल में उसे कन्वर्ट किया जाएगा बाय सेवरल स्टेजेस और पूरी तरह से फिर जाके न्यूट्राइंट लिया जाएगा। आई बात समझ में? तो वो डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। तो जो नेक्स्ट टर्म हम लोग इसमें पढ़ेंगे उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि इसका स्टेजेस क्या होता है। ओके, न्यूट्रिशन का स्टेजेस क्या होता है, किन किन स्टेप्स में न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, इवन हम लोग इसमें छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। छोटा जस्ट लाइक अमीबा और बड़ा जस्ट लाइक ह्यूमन, हम लोग इन दोनों को ही कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक में। ओके, और हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यही आता है कि अमीबा शोज विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अगर एक अमीबा की बात करें तो वो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शोज करता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में अगर बता दें कि यहाँ पे अमीबा में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है, तो अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन दिखा हमें, हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखा। मतलब कि बड़ा वाला टाइप दिखा ना हमें, वो एब्जॉर्प्टिव टाइप नहीं दिखा कि बस किसी पर वो चढ़ गया और एब्जॉर्प्शन कर लिया उसने, नहीं, उसने अपना पूरा प्रोसेस निभाया। भले ही वो यूनिसेलुलर है, अमीबा भले ही यूनिसेलुलर है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, बट वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अपने अंदर दिखाता है, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, तो इसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब इसके लिए आप लोग मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्टली इसे कंप्लीट करेंगे, अमीबा एंड ह्यूमंस को। ओके, थैंक यू।